वीडियो को आगे शुरू करने से पहले जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास की वॉर की तरह ही अब एक और वॉर जल्द ही शुरू होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वेनेजुएला और गुयाना के बीच में होने वाली कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ये कॉन्फ्लिक्ट अभी और हाईलाइट हो गई जब 3 दिसंबर 2023 को वेनेजुएला में एक वोटिंग हुई जिसमें लोगों से 5 सवाल पूछे गए, जिसमें से एक सवाल ये भी पूछा गया कि क्या उन्हें एसेकिबो रीजन को अपना पार्ट बना लेना चाहिए। मादुरो की गवर्नमेंट ने कहा कि 10 मिलियन से ज़्यादा इस वोटिंग में टोटल वोट पड़े, जिसमें से ओवरवेलमिंगली 95% लोगों ने यह कहा कि हाँ, हमें एसेकिबो रीजन को अपना पार्ट बना लेना चाहिए। गुयाना की गवर्नमेंट में और लोगों ने इस इशू को इतना सीरियसली लिया है कि उन्होंने ऑफिशियली वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के ऊपर यह आरोप लगाया है कि वेनेजुएला की आर्मी को मोबिलाइजेशन करके किसी भी वक्त निकोलस मादुरो बलपूर्वक यानी कि फोर्सफुली हमारे एसेकिबो रीजन को हमसे छीन सकते हैं। वेनेजुएला और गुयाना के कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री क्या है, एसेकिबो रीजन की हिस्ट्री क्या है और क्यों ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू बना हुआ है, साथ ही में छोटी सी दिखाई देने वाली ये वॉर कल को कैसे एक बड़ी वॉर बन सकती है, ये सब मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। मैप में आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है, जो शेड किया हुआ है रेड और ऑरेंज कलर से, ये गुयाना का वेस्टर्न एरिया है जिसे एसेकिबो बोलते हैं। और पूरी जो ये लड़ाई है वेनेजुएला और गुयाना के बीच में, ये इस एरिया को लेकर ही है। ये जो एसेकिबो रीजन है ना, ये गुयाना के लैंड मास का टोटल 2/3 है का, और यहाँ की आबादी 1,25,000 है, जबकि गुयाना की कुल पॉपुलेशन 8 लाख है। और गुयाना की जो कैपिटल है वो है जॉर्ज टाउन। इसके कंपैरिजन में अगर आप वेनेजुएला को देखोगे तो वेनेजुएला कंपैरेटिवली गुयाना से लैंड मास में भी और इसके अलावा पॉपुलेशन में, दोनों में ही बहुत बड़ा है। वेनेजुएला की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 29 मिलियन और जो कैपिटल है वो है कराकस। वेनेजुएला की जो लैंड बॉर्डर हैगी वो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की है और जो गुयाना की लैंड बॉर्डर है वो 3000 किलोमीटर से कुछ कम है। सिमिलरली वेनेजुएला की जो कोस्ट लाइन है वो 2800 किलोमीटर्स के आसपास है, जबकि जो गुयाना की कोस्ट लाइन है वो 450 किलोमीटर के आसपास है। एसेकिबो रीजन को लेकर वेनेजुएला और गुयाना के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन ये इंटेंसिफाई हो गई साल 2015 के बाद से, जब एसेकिबो रीजन के पास जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे एक्सो मोबिल ने ऑयल के रिजर्व्स ढूंढ निकाली। क्या होगा, थोड़े से ऑयल के रिजर्व्स मिले होंगे, आप यही सोच रहे होगे ना। नहीं, ऐसा नहीं है। 11 बिलियन बैरल्स के ऑयल रिजर्व्स मिले हैं और अभी भी ऐसा मान के चला जा रहा है कि बहुत सारे जो ऑयल के रिजर्व्स हैं ना, ये मिले नहीं हैं। 11 बिलियन बैरल के जो ये ऑयल के रिजर्व्स मिले हैं ना, अगर आप इसको वेनेजुएला से कंपेयर करोगे जिसके पास वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ऑयल का रिजर्व्स है, जो कि प्रूवन हैगा इस समय, लगभग 300 बिलियन बैरल से भी ज़्यादा का, इतना तो किसी के पास भी नहीं है। ना ही मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री के पास है, ना ही यूएसए के पास है, ना ही रशिया के पास है, तो उसके सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन गुयाना की पॉपुलेशन ही 8 लाख है, उसके पास 11 बिलियन बैरल के ऑयल के रिजर्व हैं, तो ये अपने आप में कहीं ज़्यादा मायने रखता है। स्टैटिक के बेस पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो जब ये ऑयल के रिजर्व्स गुयाना में खोजे गए थे, उस समय गुयाना की जो जीडीपी पर कैपिटा हैगी वो $11,000 के लगभग थी। और अगर इन ऑयल रिजर्व्स को पूरी तरीके से टैप कर लिया जाता है ना, तो गुयाना की जो जीडीपी पर कैपिटा है वो 60,000 से 80,000 प्लस के आसपास हो जाएगी, जो कि आराम से मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, इनके स्टैंडर्ड को बीट नहीं करेगी तो मीट ज़रूर कर लेगी। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है ना, आने वाले समय में गुयाना जो भी रैपिड डेवलपमेंट करने वाला है इकोनॉमिकली, उसका जो बेस हैगा वो ये एसेकिबो रीजन ही है, क्योंकि एसेकिबो रीजन की कोस्ट लाइन के पास ही ऑयल के ये रिजर्व्स मिले हैं। तो क्या ऑयल के ये रिजर्व्स ही वो रीज़न है जिस वजह से वेनेजुएला गुयाना के इस रीजन को अनेक्स करना चाहता है? अगर ऐसा होता तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं। इसलिए सिर्फ ऑयल वो वजह नहीं है जिस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। इसके पीछे की कॉन्फ्लिक्ट को अगर आपको ठीक से समझना है तो आपको ना सिर्फ इस रीजन की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, बल्कि आपको वेनेजुएला की इंटरनल पॉलिटिक्स भी पता होनी चाहिए। ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट की तरह ही ये कॉन्फ्लिक्ट भी यूरोपियन कंट्रीज़ की ही देन है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये 16th और 17th सेंचुरी में उस समय स्टार्ट हो गई थी, जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने एम्पायर को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था, और इसको लीड कर रहे थे पुर्तगाल और स्पेन। शुरुआत में यहाँ पर जो एम्पायर एक्सपेंड किया जा रहा था, इसका जो मेन रीज़न था वो था बुलियन। बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ में एक उस समय होड़ चली हुई थी कि किस कंट्री के पास ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड होगा और सिल्वर होगा। दूसरे रीज़न भी थे जिस वजह से ये मिशन कंडक्ट किए जाया करते थे, जैसे कि अपनी नेवल पावर को शो करना। इसके अलावा अगर यहाँ पर ट्रेड से रिलेटेड कोई कमोडिटी मिल जाती है तो और भी अच्छा है। इन्हीं इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए यूरोप का सबसे बड़ा एम्पायर बिल्डर इंग्लैंड, वो भी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अपने एरिया को एक्सपेंड करने लगा। ऑल्दो इस रीजन में जो पहली ह्यूमन सेटलमेंट है वो 1616 के अराउंड की गई थी, जब यहाँ पे पहला टाउन बसाया गया था। यहाँ पे प्राइमरली शुगर केन उगाया जाया करता था, मतलब कि गन्ना। इसके अलावा स्लेव्स का भी ट्रेड हुआ करता था। 1814 में एक बड़ा बदलाव आता है जब डच अपने इस रीजन को ऑफिशियली यूके को सौंप देते हैं। इस समय आपको दो बातें ध्यान रखनी है। जो वेनेजुएला हैगा वो स्पेन के कंट्रोल में था, और जो गुयाना है जिसका भी एसेकिबो रीजन पार्ट हैगा ये यूके के अंडर था। और दोनों के बीच की जो बाउंड्री है वो डिफाइन नहीं थी, क्योंकि उस समय जियोलॉजिकल सर्वे इतने होते नहीं थे।
इस बीच एक बड़ी डेवलपमेंट होती है, वेनेजुएला को आज़ादी मिल जाती है। पहले इस एरिया को लेकर जो लड़ाई स्पेन और डच के बीच में हो रही थी, इसके बाद स्पेन और यूके के बीच में हो रही थी, अब वो वेनेजुएला और यूके के बीच में हो रही थी। इस एरिया के कंट्रोल को लेकर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि 1839 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने रॉबर्ट हरमन स्कॉम्बर्ग को अपॉइंट किया और उनको ये जिम्मेदारी दी कि आप एम्पायर को डिफाइन करने वाली हमारी टेरिटरी की एक लाइन बना दीजिए। 1841 में ये काम कंप्लीट हो गया और स्कॉम्बर्ग लाइन बनाई गई, और ये जो लाइन बनाई गई ना, ये आज के एसेकिबो रीजन की वेस्ट की लाइन है। और इन दी एंड 75,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा के इस एरिया को यूके ने अपने कंट्रोल में ले लिया। वेनेजुएला ने इसका बहुत प्रोटेस्ट किया। 1887 में तो वेनेजुएला ने यूके के साथ अपने सारे पॉलिटिकल रिलेशन तोड़ लिए, लेकिन 1899 में पेरिस आर्बिट्रल अवार्ड का जो फैसला आया उसे वेनेजुएला ने मान लिया, और स्कॉम्बर्ग लाइन का जो एरिया गुयाना का पार्ट दिखाया गया था, जो कि उस समय यूके हुआ करता था, जिसको कंट्रोल कर रहा था, उस हिस्से पर यूके के कंट्रोल को मान लिया। टाइम ऐसे ही बीतता रहा। कोल्ड वॉर में 1962 में आकर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लीक हो गई जिसमें ये पता चला कि पेरिस ट्राइब्यूनल का जो ये फैसला था, इसमें रशियन साइड ने यूके और साथ ही में यूएसए के जो ओपिनियन है इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी। इसी बात को हाईलाइट करते हुए वेनेजुएला अब इस पूरे इशू को लेकर यूएन में चला गया, और 1899 में उसने जो ओपिनियन मान लिया था वर्डिक्ट, अब उसको मानने से साफ इनकार कर दिया। और इसी बीच एक बड़ी डेवलपमेंट होती है जब गुयाना को यूके से आज़ादी मिल जाती है, और इस रीजन को लेकर वेनेजुएला और गुयाना अब आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन साल 2015 के बाद इसमें एक बड़ा बदलाव आ जाता है जब यूएसए की एक्सो मोबिल नाम की एक कंपनी ने एसेकिबो रीजन के नॉर्थ में कोस्ट लाइन के पास ऑयल के रिजर्व ढूंढ निकाले थे। वेनेजुएला का साफ कहना है कि क्योंकि इस एरिया पर हमारा कंट्रोल रहा है तो ये एरिया अब हमारा हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे जो तेल मिला है वो भी हमारा हो गया। गुयाना इस बात से साफ इनकार करता है। साल 2018 में एंटोनियो गुटेरेस ने ये साफ कर दिया कि यूएन अब इस पूरे इशू को आईसीजे को सौंप रहा है। अप्रैल 2023 में, यानी कि पिछले साल ही, आईसीजे ने ये कंफर्म कर दिया कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट का इशू हैगा ये आईसीजे की ज्यूरिडिक्शन के अंडर आता है। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि वेनेजुएला ने ये केस किया हुआ था कि ये जो पूरा केस है ये आईसीजे की ज्यूरिडिक्शन के बाहर आता है। वोटिंग तो वेनेजुएला में हो चुकी है। अब वोटिंग से बाहर आकर वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट है उसने एसेकिबो रीजन के पास अपने कुछ आर्मी ऑफिसर्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, अभी वोटिंग के बाद निकोलस मादुरो सामने आए और उन्होंने वेनेजुएला का नया मैप पब्लिश किया जिसमें एसेकिबो रीजन को वेनेजुएला का पार्ट दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ निकोलस मादुरो ने जो भी ये स्टेप साल फिलहाल में लिए हैं, गुयाना ने इनको सिरे से खारिज किया है। रीजन में जिस तरीके से टेंशन बढ़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए ब्राज़ील ने भी अपने नॉर्थ में, जहाँ पे उनका एसेकिबो रीजन के पास का एरिया है, कुछ आर्मी को तैनात कर दिया है। अंकल सैम ने गुयाना की साइड ली है, और हाल फिलहाल में वेनेजुएला के साथ ध्यान में रखते हुए अपने रिलेशन को, जिस तरीके से हॉस्टिलिटी थोड़ी कम हुई है, गुयाना के साथ एक हाल फिलहाल में एयर ड्रिल की गई। इसके अलावा यूएसए ने अपना जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है ये गुयाना के कोस्ट लाइन के पास रवाना कर दिया है। यही नहीं, अभी हाल फिलहाल में यूके का भी एक एयरक्राफ्ट गुयाना के पास आकर राउंड लगा कर गया है। देखिए, यूएसए की पॉलिसी फिलहाल के लिए साफ है। यूएसए ने पिछले साल 2019 में जो सैंक्शन वेनेजुएला के ऊपर लगाए थे उनको कुछ ईज कर दिया था। इसके पीछे रीज़न ये है कि ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने ये तय कर लिया कि वो ऑयल की प्रोडक्शन कट करेंगी, जिस वजह से ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो हाइक कर चुके हैं। क्योंकि रशिया के ऊपर ऑयल का कैप लगाया हुआ है तो रशिया से ऑयल खरीद नहीं सकते। वेनेजुएला ऑयल का प्रोडक्शन इतना करता नहीं है, सऊदी अरेबिया कट करके बैठा है। लेकिन अगर ऐसे में वेनेजुएला अपना ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाता है तो ये यूएसए के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऑयल के जो प्राइसेज हैं वो कम हो जाएंगी। देखिए, इंडिया के लिए विन विन की सिचुएशन है कि हमने कोविड के समय, इसके अलावा रशिया यूक्रेन की वॉर के समय रशिया से जब सस्ता तेल मिल रहा था तो वो खरीदा ऐसे में। लेकिन अगर वेनेजुएला से भी सस्ता तेल मिलता है तो और भी अच्छा है। आपको शायद ना पता हो लेकिन बता दूं, एक समय एशिया में सबसे बड़ा कस्टमर वेनेजुएला का इंडिया ही हुआ करता था। लेकिन जब यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन लगाई तो इंडिया ने जिस तरीके से ईरान के साथ तेल खरीदना बंद कर दिया था, ठीक उसी तरीके से वेनेजुएला के साथ भी तेल खरीदना बंद कर दिया। एसेकिबो रीजन को लेकर वेनेजुएला पूरी की पूरी वॉर डिक्लेयर कर देगा, इसके चांस तो फिलहाल के लिए कम है, क्योंकि जिस तरीके से निकोलस मादुरो की छवि हैगी उस लिहाज से तो वो यही कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि बॉर्डर के पास सिचुएशन जो है वो टेंस बनी रही, ताकि इंटरनल इलेक्शंस में इसका फ़ायदा उठाया जा सके। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए है इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन हैव फन।